हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का मैथ का पार्ट 13 है ये, और इसमें सॉल्व कर रहे हैं 22 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं, इन चारों को ऐड करना है और किसमें से 57 हमें आंसर मिलता है। तो इन सबको ऐड करना है। अब इन नंबर्स को या तो पूरा पूरा ऐड कर लो या फिर हम लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हैं, मतलब यूनिट डिजिट। यहाँ पर 57 है तो लास्ट में 7 आ रहा है, तो हम इन नंबर की केवल लास्ट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से 3, ये 0, 3 और 5 8, 8 और 2 10, तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा लास्ट में, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में 5, ये 0, ये 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो 10 में से हम 0 ले लेंगे लास्ट का, और ये 2, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, हमें केवल 7 देखना है। यहाँ पर 5, ये 0, 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो 0 और ये 2, तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा, ये भी आंसर नहीं है। 9 और 9 18, तो 18 का हम 8 ले लेते हैं, 8 और 4 12, और 12 का 2 ले लिया, और 2 + 5 7, तो 7 यहाँ से हमें लास्ट डिजिट में मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक डाइस को एक पासे को थ्रो किया जाता है, तो उसमें से 4 ना मिलने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने ही नंबर आ सकते हैं फेसेस पर, तो 4 नहीं आना चाहिए, तो हम 4 को क्रॉस कर देते हैं। 4 को छोड़कर कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 केस हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी में हम फेवरेबल केसेस ऊपर लिखते हैं, तो 5, और डिवाइड में टोटल केस, टोटल कितने हैं, 6 ही रहेंगे, वो तो 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, हमें इन सारी डिजिट्स का यूज़ करके इन सारी डिजिट्स का यूज़ करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो कि 8000 से ज़्यादा हों। तो हमें 8000 से ज़्यादा देखना है, और डिजिट कितनी यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, तो हम 5 प्लेस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा। अब हमें 8000 से ज़्यादा देखना है। 8000 से ज़्यादा मतलब ये 1 2 3 और 4, फोर्थ नंबर पर जो नंबर आए वो 8 ही होना चाहिए, तभी वो 8000 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर केवल 8 ही पॉसिबल है नंबर, तो इस जगह पर कितनी डिजिट आ सकती हैं, इस जगह पर केवल एक तरीका है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही 8 है। अगर 2 8 होते तो ऐसा नहीं करते, एक 8 है, और वो ज़रूरी है कि यहाँ से फोर्थ नंबर पर आना चाहिए, तो एक तरीका हो गया इस जगह पर नंबर रखने का। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो 5 थे, 5 में से एक तो चला गया, 8 हट गया, अब कितने बचे, 4, तो यहाँ पर हम 4 में से किन्हीं भी एक नंबर को रख सकते हैं। तो 4 तरीके हैं यहाँ पर कोई भी नंबर रखने के, इन चारों में से कोई भी डिजिट आ सकती है। अब जब यहाँ पर एक रख दिया तो उसके बाद 3 बचेंगे, तो इस जगह पर 3 में से कोई भी डिजिट हम रख सकते हैं। अब 3 में से एक और कम किया तो 2, और 2 में से एक और तो 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 2 24। यहाँ पर ये 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही 8 था, और उस 8 को यहाँ पर रखने के कितने तरीके हैं, केवल एक, क्योंकि हमें 8000 से ज़्यादा नंबर, 8000 से बड़ा नंबर देखना है, और टोटल 5 डिजिट थी, तो 5 में से एक कम हो गई तो 4 बची, तो यहाँ पर 4 डिजिट में से हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो 4 तरीके हो गए। अब 4 में से जब एक और कम हो गई तो 3 नंबर बचे, तो यहाँ पर हम 3 तरीके से कोई भी नंबर रख सकते हैं। अब यहाँ पर जब 3 में से एक रख देंगे तो फिर 2 बचेंगी, तो उन 2 में से यहाँ पर कोई भी नंबर रख सकते हैं, और फिर लास्ट में यहाँ पर ही एक तरीका, तो आंसर हो जाएगा 24, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, लेंथ और ब्रेड्थ। एक फोटो फ्रेम की लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, इतनी इतनी। अब लेंथ और ब्रेड्थ दी गई मतलब क्या है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब आयत है, ये हो जाएगी 6 और ये 8, और ये दोनों डायमेंशंस लेंथ और ब्रेड्थ जो हैं वो सेम प्रपोर्शन में बढ़ती है, मतलब अगर इसको 2 बढ़ाएंगे तो ये भी 2 बढ़ेगी, अगर इसको 4 बढ़ाएंगे तो ये भी 4 बढ़ेगी, मतलब सेम प्रपोर्शन में, समानुपात में बढ़ते हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा, कितना डिफरेंस होगा, अगर पेरीमीटर 112 सेंटीमीटर हो, अगर पेरीमीटर को, परिमाप को 112 कर दिया जाए तो कितना अंतर होगा लंबाई और चौड़ाई के बीच। अब ये दोनों सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे थे, लेंथ इतनी है, जब ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और ये 8 है तो फिर ये भी 8 होगी, क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है आयत की या रेक्टेंगल की। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को सम, सारी साइड्स का एडिशन कर दो, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उससे भी निकाल सकते हैं।
तो ये 8 और 8 16 और 6 और 6 28 हो जाएगा। 28 हो गया इसका पेरीमीटर। अब यहाँ पर लेंथ और विड्थ दी गई थी तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया। अब बाद का हमें पेरीमीटर दिया है ये 1 1 2 हमें करना है, तो लेंथ और विड्थ का रेशियो निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये सेम प्रपोर्शन में ही बढ़ रही हैं। बाद में पेरीमीटर कितना हो जाएगा 1 1 2, तो इस पेरीमीटर के बराबर हम ये बाद वाला रख सकते हैं 1 1 2। यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, 4 से 7 बार और 4 2 जा 8 और 4 8 32। 7 से फिर से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो 1 इक्वल टू क्या मिला हमें 4। तो यहाँ से हम 6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 8 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस पूछा है लेंथ और विड्थ का अंतर, तो अंतर हम पहले ही निकाल लेते हैं। 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2, तो 1 इक्वल टू 4 है, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 मतलब 8। यहाँ पर हमने दोनों साइड 2 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 बिजनेसमैन हैं जो इतने रुपए में एक शोरूम को हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं। अगर पहला वाला बिजनेसमैन 20 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को 8 दिन के लिए रखता है और दूसरा 25 को 8 दिन के लिए रखता है और तीसरा 16 को 9 डेज के लिए रखता है, तो हर एक के द्वारा कितना रेंट कितना किराया दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर दिया गया है, तो हम हर एक का शेयर निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ए व्यापारी है, बी है और सी है। तो ए 20 आइटम्स को 8 दिन के लिए रखता है, मतलब 20 इंटू 8 रेशो। बी 25 को 8 दिन के लिए रखता है और सी 16 आइटम्स को 9 डेज के लिए रखता है। इस रेशो के अकॉर्डिंग ही उनका रेंट डिवाइड होगा, कितना किराया किसको देना है। अब यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं। यहाँ से कैंसिल कर दें, 8 से 8 कैंसिल, ये 8 और 8 8 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 रेशो 25, 2 इंटू 9 18। ये आ गया ए बी सी का रेशो और टोटल अमाउंट हमें दिया गया है, तो टोटल रेशो के बराबर हम टोटल अमाउंट को रख सकते हैं 20 प्लस 25 प्लस 18, ये हो जाएगा 3 2 2 4 5 और 6, तो 63 इक्वल टू टोटल अमाउंट है 25200। इसको कैंसिल करें, 3 से 2 बार 1 बार और इसको 3 से तो 8 बार 24, 3 4 12 और 0। इसके बाद 7 से 7 3 21 और 7 1 7 और 2 बार 14 और 0 0, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 बार और ये 0, तो यहाँ से 1 इक्वल टू 400 इतना मिला। अब हमें हर एक का पार्ट बताना है, हर एक का रेंट। तो ए का रेशो कितना है 20, जब 1 इक्वल टू 400 है तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों साइड 20 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इक्वल टू 400 इंटू 20, ये हो जाएगा 8000। तो ए का रेंट आ गया 8000 जो फर्स्ट ऑप्शन में है। सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं, बी का रेशो है 25, तो यहाँ पर 25 25 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 25 इंटू 400, ये 25 इंटू 400 हो जाएंगे और 2 0 पहले से थे, तो ये आ गया बी का शेयर। अब सी का रेशो है 18, तो यहाँ पर दोनों साइड हम 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 18 18 और 18 इंटू 400, ये आ जाएगा 72 और 2 0, ये आ गया सी का शेयर। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टैप ए। टैप ए किसी टैंक को 5 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 15 घंटे में भरता है और सी 10 घंटे में खाली करता है। ये खाली करना लिखा है एम्प्टी, तो 10 घंटे में खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। तो ए, बी और सी। ए टैंक को 5 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में और सी खाली कर रहा है, तो खाली करने के लिए हम माइनस लगा देते हैं 10 घंटे में। अगर टैंक भरते हैं तो हम प्लस में लेते हैं और अगर खाली कर रहा है तो माइनस में लेते हैं। अब टोटल कैपेसिटी निकालेंगे हम इन सब का एलसीएम लेके, 5 का 15 का और 10 का एलसीएम 30 होता है, तो ये हो गई टोटल कैपेसिटी, मतलब इतना टोटल है जो उन्हें भरना है। ये टोटल टाइम हो गया। अब एक घंटे में वो कितना भरते हैं ये हम निकाल रहे हैं। टोटल है 30 और टोटल उन्हें 5 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना भर लेंगे, 30 डिवाइड बाय 5, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6। ए उस टैंक को 1 घंटे में 6 पार्ट भरेगा उसका,
30 है टोटल, उसका 6 पार्ट 1 घंटे में भर पाएगा ए। उसी तरह से बी 1 घंटे में कितना भर लेगा, 30 डिवाइडेड बाय 15, ये 2 हो जाएगा। और सी 1 घंटे में कितना खाली कर लेगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है। टोटल है 30 डिवाइड बाय 10, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3, लेकिन माइनस का। सी 1 घंटे में -3 खाली करेगा। अब इन तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा। तीनों को एक साथ खोल रहे हैं तो सबको हम प्लस कर देंगे, 6 + 2 और ये -3, 6 + 2 प्लस -3 को भी हम प्लस करेंगे तो ये माइनस का है, तो माइनस होगा। 6 + 2 8 -3 = 5। 1 घंटे में ये तीनों 5 टैंक को भर लेंगे, मतलब 5 पार्ट को भर लेंगे। टोटल है 30, उसमें से 1 घंटे में ये तीनों 5 भरते हैं। तो 30 भरने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा, 30 डिवाइड बाय 5, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 घंटे लगेंगे उन्हें इस पूरा टैंक को फिल करने में। ये टोटल कैपेसिटी में से हमने उनका 1 घंटे का काम डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा 6 घंटे, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की एजेस का प्रोडक्ट गुणनफल दिया गया है 35, तो पी इंटू क्यू इक्वल टू 35 दिया है, और डिफरेंस दिया गया है पी और क्यू का 2 ईयर्स, तो पी माइनस क्यू इक्वल टू 2 ईयर्स। कंसिडरिंग पी बेइंग दी ओल्डर, अगर ये मान लें कि बड़ा है, पी बड़ा है इन दोनों में से, तो एज ऑफ पी क्या होगा। पी बड़ा है मतलब हमने पी माइनस क्यू लिखा है, मतलब ये सही है, पी को बड़ा बताना है। अब ये दो इक्वेशन मिल गई हमें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पी और क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। अब यहाँ पर पी की एज निकालनी हमें, तो ये पी दिया होगा और क्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों पता होना चाहिए, तब तो हम डिफरेंस देखेंगे। लेकिन फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम चेक कर सकते हैं, पी इंटू क्यू कितना है, 35, मतलब पी की एज और क्यू की एज दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35 होगा। अब हमें पी की निकालना है, तो अगर पी की वैल्यू कुछ भी आएगी तो वो 35 का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 35 का एक फैक्टर होगा, और p से इसमें डिवाइड भी जाना चाहिए। तो 35 में किससे डिवाइड जा रहा है वो हम देख लेते हैं। तो अगर 4 से देखें तो 4 इसको डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड है 6, 35/6, ये भी इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है। थर्ड है 7, 35/7 अगर हम करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये इसका एक फैक्टर हो रहा है, ये आंसर हो सकता है थर्ड वाला। और फोर्थ है 9, तो 9 में भी डिवाइड नहीं जाता है 35 का, क्योंकि 35 का मल्टीपल है ही नहीं 9, तो आंसर हो जाएगा 7। अब p की वैल्यू हमें मिल गई 7 है, तो हम p की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, मतलब 7 इंटू क्यू इक्वल टू 35। ये 7 को हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो 7 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो q की एज हो जाएगी 5। और p की एज कितनी थी, p इक्वल टू 7 निकाला था। अब इन दोनों को हम सेकंड वाली इक्वेशन में भी रख के देखते हैं, p है 7 और q है 5, मतलब 7 - 2 इक्वल टू 2 आना चाहिए, और ये 2 आ रहा है, तो ये आंसर सही है, आंसर हो जाएगा 7, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर राइस के प्राइस में, अगर चावल के प्राइस में 20% की कमी कर दी जाए तो राइस के कंजम्पशन को या खपत को कितना % बढ़ाया जाए कि बजट चेंज ना हो। कितना % बढ़ाया जाए, मतलब पहले कम कर रहे हैं बाद में बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमें 20% कम करना है, तो हम मान लेते हैं कि पहले 100 थी चावल की प्राइस, अब उसमें 20% की कमी की, 20% कम कर दिया, मतलब कितने में, 80% में, तो 100 का 80% 80 ही होगा। 20% कम कर दिया तो बचा तो 80% ही। ये 80 कैसे आया, 20% कम करने के बाद -20%। अब इसमें बोला है कि कंजप्शन को कितना और बढ़ाया जाए कि बजट में कोई चेंज ना हो, पहले जैसा ही रहे। तो 80 से वापस से 100 पे आना है, क्योंकि पहले तो 100 ही था, तभी तो सेम रहेगा। हमें ऐसा करना है कि बजट चेंज ना हो, जब पहले 100 था तो वापस से हमें 100 पर ही आना पड़ेगा। तो 80 से 100 तक जाने में कितना बढ़ेगा, 20, और हमें परसेंट निकालना है, कितना % बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 तक जाना पड़ेगा। 80 तक, 80 से 100 तक जाने में 20, डिवाइड में हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हम इससे बढ़ा रहे हैं 100 तक आने के लिए, तो डिवाइड में 80 इंटू परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 4 बार कैंसिल होगा और 400 में ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमें 25% चावल का कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा कि बजट सेम रहे। 25% सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक टाउन, एक नगर की पॉपुलेशन हर 5 साल में 5% बढ़ जाती है। इसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिसके कारण पॉपुलेशन 5% और आगे और बढ़ गई। तो उस टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन बतानी है। अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन इतने से इतने के बीच में है तो ये लिमिट बता दी है कि इतने के बीच में होनी चाहिए। अब पॉपुलेशन की रेट क्या है? 5%। हर 5 साल में 5% की रेट से बढ़ रही है। 5% मतलब 5% की वैल्यू होती है 1/20, या फिर 5/100 करेंगे तो 1/20 मिलेगा। इसका मतलब पहले 20 थी और बढ़ रही है 1, तो पहले 20 थी और एक पॉपुलेशन को और बढ़ा दो तो 21 हो गई बाद में। इसके बाद 5% वो और बढ़ जाती है, तो 5% और बढ़ाना पड़ेगा। 20 थी और 1 बढ़ गई तो 21 हो गई बाद में। मतलब पहले इतनी थी और बाद में बढ़ के इतनी हो गई। अब टोटल देखें, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 400 और 21 इन 21 441। इतनी पहले पॉपुलेशन थी और ये बाद में हो गई। अब बताना है कि प्रेजेंट में क्या पॉपुलेशन होगी, और यहाँ पे लिमिट भी बता दी है कि 44 से ऊपर होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू हमें 44 से ऊपर चाहिए। तो अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, और इसमें भी करेंगे तो 441 और 00। ये हम मान रहे हैं कि इतनी हो सकती है क्योंकि पहले वाली पॉपुलेशन की भी वैल्यू दी नहीं गई थी। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन हो सकती थी पहले और अभी बाद में इतनी हो गई 5% और 5% बढ़ने के बाद। और ये वैल्यू 44 और 45 के बीच में भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स में से फर्स्ट जो है वो सेकंड से 2 टाइम्स है, दुगना है, और थर्ड से 4 गुना है। जो पहला है वो थर्ड से ही 4 गुना है। और एवरेज दिया गया है यहाँ पर 56, तीनों नंबर का एवरेज है 56। और सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ पर 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट नंबर सेकंड का दुगना है, तो अगर हम सेकंड को 1 मान लें तो फर्स्ट हो जाएगा 2, और फर्स्ट थर्ड का 4 टाइम्स है, मतलब इसका है ये 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। तो इस 2 में हम डिवाइड करेंगे 4 का, क्योंकि 1/4 बताना है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये रेशो मिल गया। अब ये एक फ्रैक्शन में मिल गया तो हमने कंप्लीट नंबर बनाए। हर एक में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 का और इसमें 2 का, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा। 1 × 2 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1। 4:2:1। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो थर्ड है, थर्ड से 4 टाइम्स है फर्स्ट, तो अगर हम थर्ड को 1 मान लें तो इसका 4 गुना हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। उसके बाद फर्स्ट नंबर दुगना है सेकंड के, मतलब सेकंड क्या होगा? सेकंड उसका आधा होगा। तो फर्स्ट में हम डिवाइड कर दें 2 से तो आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से हम कह सकते हैं थर्ड का 4 टाइम्स हो गया ये, और सेकंड का 2 टाइम्स हो गया ये 4। ये तीनों नंबर का रेशो मिल गया 4:1। अब यहाँ पर एवरेज दिया गया है तीनों नंबर्स का 56। अगर एवरेज में हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सम मिल जाता है तीनों नंबर्स का 56 × 3, ये 8। या फिर हम इसको इतना ही रहने देते हैं, उन तीनों नंबर का सम आ गया 56 × 3, और ये है तीनों नंबर का रेशो। तो इन रेशो को प्लस करके हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा। 7 = इनके सम के बराबर 56 × 3। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 7 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = 8 × 3 24 मिल गया। अब हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर देखना है। तो सबसे बड़ी हो गई ये और सबसे छोटी हो गई ये, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4 - 1 3। तो हम 3 की वैल्यू निकाल लें। 1 = 24 है, तो 3 = कितना हो जाएगा? 24 × 3, ये आ जाएगा 72, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब रेडियो की प्राइस 20% कम हो जाती है तो उसकी सेलिंग प्राइस 80% बढ़ जाती है।
तो सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेडियो है, उसकी प्राइस को 20% कम कर रहे हैं, तो पहले मान लिया 100, रेडियो की प्राइस 100 थी पहले, अब उसको 20% कम करना है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, तो 20 माइनस करेंगे तो 80, या फिर ऐसे देख सकते हैं 20% कम किया तो बचा कितना 80%, और 100 का 80% 80 ही होता है। अब सेल कितने में होगा, वो 80 में। अगर हम 20% कम कर दिया तो यहाँ इसमें सेल 80% बढ़ जाती है इसकी, तो इसका 80% बढ़ाना पड़ेगा। 80% बढ़ाना है मतलब 180% हो जाएगा, और किसका 80 का लेंगे हम, तो 180% हमें 80 का लेना है, तो इंटू 80, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, और 18 इंटू 8 144, तो ये बाद में कितना हो जाएगा 144। तो हमें इसमें नेट इफेक्ट बताना है, बाद में इस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो पहले 100 थी, बाद में 144 हो गई, मतलब बढ़ गई ये। और कितनी बढ़ गई प्राइस, यहाँ से 100 से 144 तक आने में 44 बढ़ गई। और परसेंट में बताना है हमें, तो हम 100 से देखेंगे, क्योंकि पहले तो 100 थी, तो 44 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 44% ही आएगा, तो 44% बढ़ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मैन की स्टिल वाटर में स्पीड 10 है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 दी गई, यहाँ पर धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। अब वो पहले अप स्ट्रीम में जाता है, फिर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो टोटल उसे 30 मिनट लगते हैं। तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, और वो डिस्टेंस वो कैसे कवर कर रहा है, पहले वो अप स्ट्रीम जा रहा है मतलब धारा की विपरीत दिशा में, और फिर डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो टोटल 30 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैन की स्पीड कितनी दी गई है 10, और स्ट्रीम की दी गई है धारा की 2। अब वो एक बार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैन जा रहा है और ये स्ट्रीम जा रही है धारा, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड प्लस हो जाएंगी, तो स्पीड हो जाएगी 10 + 2 12। और दूसरी बार वो अपोजिट जा रहा है, ये हो गई स्ट्रीम धारा, और ये मैन जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट में हम माइनस कर देंगे, 10 - 2 8। तो एक बार जाने में हम ये स्पीड लेंगे, और वापस आने में हम ये वाली स्पीड लेंगे। अब यहाँ पर टोटल टाइम दिया है, तो टोटल टाइम हम लिख सकते हैं, ये टोटल टाइम जो उसे लगा होगा वो जाने में प्लस T1, ये T1 हो गया, प्लस T2, ये हो गया टोटल टाइम, ये हो जाएगा 30। तो 30 मिनट उसे कहाँ लगे होंगे, एक बार तो सेम डायरेक्शन में जाने में, और दूसरी बार वापस अपोजिट डायरेक्शन में आने में। टोटल टाइम दिया है 30 मिनट, पर ये मिनट में दिया गया है, और यहाँ पर किलोमीटर और आवर में चल रहे हैं, तो 30 मिनट को हम आवर में चेंज कर दें, डिवाइड कर देंगे 60 से, तो कैंसिल होगा, ये 1 से ये 2 बार, तो 1/2 आवर। तो टोटल टाइम उसे 1/2 आवर्स लगे होंगे, इक्वल टू T1 + T2। यहाँ पर डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि D है, हमें मालूम नहीं है तो हमने मान ली कि D है। वो मैन मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, ये हो गया A, ये हो गया B। अब उसे A से B तक जाना है, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और करंट धारा की डायरेक्शन भी इस तरफ ही है, तो यहाँ A से B तक जाने में लग गया टाइम उसका T1, और फिर जब वो वापस आएगा तो वो धारा के अपोजिट चलेगा, अपोजिट जाएगा, तो उसमें टाइम लगा हुआ कितना हो गया कि T2 लगा उसे टाइम। पर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो ये D ही रहेगी, डिस्टेंस A और B की D है। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम निकालें यहाँ से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब ये है 1/2, तो 1/2 इक्वल T1, उसे यहाँ A से B तक जाने में लगा टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है इस वाले फॉर्मूले में हम रख रहे हैं। हमें टाइम निकालना है A से B तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, पहले डिस्टेंस फिर डिवाइड में स्पीड, तो डिस्टेंस है D और डिवाइड में स्पीड। स्पीड कौन सी, सेम डायरेक्शन में जा रहा था वो, तो वो थी 12, तो डिवाइड में 12 प्लस फिर वापस आने में लगा हुआ टाइम, तो वापस आने में डिस्टेंस भी उतनी ही रहेगी, डिवाइड में स्पीड ये वाली, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड हमने 8 निकाली थी, 8। अब यहाँ से हमें D की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24। अब 12 से डिवाइड करेंगे इसमें 24 में, तो 2 आ जाएगा, और 2 इंटू D 2D प्लस 24 डिवाइड बाई 8, तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू D 3D।
तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2 + 3 5, तो 5D डिवाइड 24। ये इक्वल में हम कैंसिल कर दें 24 को 2 से, तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ नीचे 12 है, तो 1 × 12 12 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 × 5D, तो 5D। तो ये मल्टीप्लाई में हम इसके डिवाइड में ले आए, तो 12/5 इक्वल टू D। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 2.4। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 2.4 किलोमीटर। तो ये 2.4 कौन सी डिस्टेंस है? ए से बी तक जाने में, लेकिन उसमें पूछा है पूरी टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की। तो ए से बी तक गया तो 2.4, फिर बी से ए तक वापस भी तो आया तो 2.4, तो 2.4 + 2.4 यह आ जाएगा 4.8। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 4.8, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आंट आघा एंड अंकल रोजर 5:6 दिया है। तो इसके लिए हम ए लिख रहे हैं, अगाथा इसके लिए ए और रोगर के लिए आर। इनका रेशो कितना है? 5:6। और उनके बच्चों का रेशो भी सेम है, सुजैन और बर्नार्ड का। तो हो गए सुजैन और बर्नार्ड का रेशो है 5:6 क्योंकि सेम है। तो अगर सुजैन और आंट अगाथा के सुजैन और आंट अगाथा के दोनों का सम 5 years बैक मतलब 5 साल पहले सम 60 था। तो 5 साल पहले था सुजैन का और अगाथा का 60 था। तो बर्नार्ड और अंकल रोजर की एजेस का सम बताना है 5 साल बाद कितना होगा। तो सुजैन और अगाथा का सम ये 5 साल पहले का दिया है, तो हम प्रेजेंट का निकाल सकते हैं। जब 5 साल पहले 60 था तो अब कितना हो गया होगा? तो ये भी 5 साल आगे बढ़ी होगी और ये भी 5 साल, 5 साल दोनों एज प्लस हो जाएंगी। तो S + A प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70। तो प्रेजेंट में उन दोनों के एजेस का सम है 70 और हमें रेशो मालूम है अगाथा का और सुजैन का। तो इन दोनों को प्लस कर दिया हम, 5 और 5 10 हो जाएंगे जो कि बराबर होगा 70 के। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 1 = 7 मिल जाएगा। इसके बाद हमें बर्नार्ड और रोगर का सम निकालना है एजेस का। तो इन दोनों का रेशो क्या है? 6 है और 6, मतलब इन दोनों को हमें प्लस में निकालना है। तो 6 + 6 12 हो जाएगा। सम निकालना था इसलिए हमने पहले ही प्लस कर दिया, या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 1 = 7 है तो 6 = कितना हो जाएगा? 42। और जब ये 42 है तो ये भी 42 हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 84। या फिर हम इनको डायरेक्ट रेशो में ही प्लस करके भी निकाल सकते हैं। 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। तो 1 = 7 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 7 ये हो जाएगा 84। तो प्रेजेंट में रोजर और बर्नार्ड का सम आ गया 84। अब इसमें 5 साल बाद का बताना है। तो 5 साल बाद का, तो एक के लिए हम 5 जोड़ेंगे, दूसरे के लिए भी 5 जोड़ेंगे, तो 10 इसमें प्लस कर दें। 84 + 10 हो जाएगा 94। तो आंसर हो जाएगा 94, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक पर्सन सिटी ए से सिटी बी तक जाता है, तो वो पहले 2 घंटे में अपनी स्पीड कितनी रखता है? 70, और अगले दूसरे घंटे में 50 km/h की स्पीड से जाता है, और फिर 5 घंटे में 45 की स्पीड से जाता है। तो उस पूरी यात्रा में इसकी पूरी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे ही रहता है, लेकिन जब एवरेज स्पीड होती है तो हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं। टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक जाने में जितना उसे पूरा डिस्टेंस कवर करना होगा वो, और डिवाइड में टोटल टाइम। अब इसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए से बी तक जाने में टोटल कितनी डिस्टेंस वो कवर करता है। पहले 2 घंटे के लिए वो 70 की स्पीड से जा रहा है, मतलब 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटे में कितना चला जाएगा? 140 किलोमीटर। तो पहले उसने 140 कवर की, उसके बाद अगले 2 घंटे के लिए वो 50 की स्पीड से जाता है, मतलब 1 घंटे में 50 डिस्टेंस जाएगा, 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर तक जाएगा। तो फिर उसने 100 किलोमीटर और कवर कर ली। फिर लास्ट 5 घंटे में वो 45 km/h की स्पीड से जाता है, मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर करेगा, तो 5 घंटे में कवर करेगा 45 × 5 225 किलोमीटर।
या फिर इनको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड दी गई है पहले 2 घंटे में 70 इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालना तो उसकी जगह पर डी लिखो और टाइम कितना है पहले वाले पार्ट के लिए देख रहे हैं हम ये, तो टाइम है 2 घंटे और स्पीड थी 70, तो डी की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 70 का 2 में, 70 इंटू 2 40। इसी तरह से हर एक की डिस्टेंस भी आ जाएगी, ये 140 100 और 225। तो हमें टोटल डिस्टेंस लेना है, सबको प्लस करना पड़ेगा, 140 100 और 225, ये हो जाएगा 5 4 और 2 6 और ये 4, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 465 डिवाइड में टोटल टाइम लिखना है, तो टोटल टाइम कितना लगा, पहले 2 घंटे फिर 2 घंटे और तो 4, उसके बाद 5 घंटे और तो 9 घंटे एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम ये। इसके बाद 9 से इसको कैंसिल कर दें तो 9 5 जा 45, फिर 15 बचेंगे तो 1 बार जाएगा, उसके बाद पॉइंट, तो फिर ये 6 के समथिंग चला जाएगा 51.6, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 51.66, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ x इक्वल टू 3 इज अ फैक्टर ऑफ, इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का फैक्टर है x इक्वल टू 3, तब अब जब ये फैक्टर है तो इन दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब x की वैल्यू हम जब यहाँ पर रखेंगे तो वो 0 के बराबर ही आएगी। उसके बाद हमें 6p प्लस 5q की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें p मालूम होना चाहिए और q मालूम होना चाहिए। तो हम x इक्वल टू 3 पहले इसमें रखते हैं और इसमें रखते हैं, एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 6, x इक्वल टू 3 इसका एक फैक्टर है, जब हम इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, तो x की जगह पर 3 रखें, x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 प्लस ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 इंटू 9 18, ये हो जाएगा 18 प्लस पी एक्स, तो x इक्वल टू 3 है तो इसको हम 3p लिख सकते हैं प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये प्लस में है तो 27 प्लस 18 प्लस 6, तो 8 और 6 14 और 7 तो 1 आ जाएगा लास्ट में, 2 और 1 3 और ये 5, 51 प्लस 3p इक्वल टू 0। इस 51 को हम यहाँ लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, 3p इक्वल टू माइनस 51, तो p इक्वल टू आ जाएगा माइनस 51, ये 3 को हम डिवाइड में लेके आ सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार नहीं 1 बार जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 बचेंगे तो 7 बार 21, तो p इक्वल टू आ गया माइनस, ये माइनस लगा हुआ था तो माइनस 17, ये p की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस सेकंड वाले में भी हम x इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें 0 बराबर मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू इक्वल टू 0 के बराबर आएगा जब हम x इक्वल टू 3 रखेंगे, x इक्वल टू 3 है तो x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 5 इंटू 3, या इसको 15 लिख दें डायरेक्ट, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस का 15 प्लस q इक्वल टू 0, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस q इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये माइनस का है यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो q इक्वल टू 6। अब p इक्वल टू माइनस 17 और q इक्वल टू 6 हम यहाँ पर रखेंगे 6p प्लस 5q में, तो 6 इंटू p है तो p की जगह पर रखेंगे माइनस 17 प्लस 5q मतलब 5 इंटू 6, 6 इंटू 17 माइनस का है तो माइनस के 102 मिल जाएंगे प्लस 5 इंटू 6 30, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 102 में से 30 को माइनस करेंगे तो 72 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 72, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट हैं और उन दोनों डिजिट का सम है 8, अगर हम उस नंबर में से 18 माइनस कर देते हैं तो उस नंबर की डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, मतलब प्रतिलोमित हो जाती हैं। इसका मतलब ये है जैसे 62 है तो वो 26 हो जाएगा, 15 है तो 51 हो जाएगा, मतलब पहली और दूसरी डिजिट आपस में बदल जाएगी।
इस क्वेश्चन को हम मेथड से भी कर सकते हैं 2 डिजिट का नंबर मानकर, या फिर ऑप्शन से भी चेक करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। 2 डिजिट का नंबर देखना है और दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 चेक करें, दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। 8 + 0 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, 6 + 2 8 और 7 + 8। तो इस वाले से आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं, अगर उसमें से 18 हम माइनस कर दें तो नंबर रिवर्स हो जाता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में से 18 माइनस करें तो ये हो जाएगा 2 और 6 62। ये 80 था, ये 62 हो गया। डिजिट्स रिवर्स तो नहीं हुई, तो ये आंसर नहीं है। 53 में से 18 माइनस करें तो ये हो जाएगा 5 और फिर 3। ये 53 था, ये 35 हो गया। मतलब पहली और दूसरी डिजिट आपस में बदल गई तो ये रिवर्स हो गया, ये आंसर हो सकता है। थर्ड वाले में चेक करें, इसमें से 18 माइनस करें तो ये 4 कुछ आएगा लास्ट में और फिर 4 44। ये 62 है, ये 44 है। नहीं हुई डिजिट्स रिवर्स, तो ये आंसर भी नहीं है। 71 में से 18 माइनस करें तो 11 में से 8 3 और ये 5। ये 71 है, ये 53 है। तो इसमें भी डिजिट आपस में नहीं बदली, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। आंसर होगा इसका 53, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक सम 2880 को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है 7:11 में। तो लार्जर पार्ट क्या होगा? अब कौन से रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? 7:11 में डिवाइड कर रहे हैं 2880 को। टोटल हमें मालूम है, तो इन दोनों को प्लस करके हम इसके बराबर में रख सकते हैं। 7 + 11 18 इक्वल टू 2880। क्योंकि ये पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल ही तो मिलेगा। तो 18 इक्वल टू 2880। अब इसको कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार, 2 1 जा 2 4 4 और ये 0। उसके बाद ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 5 बचा तो 54, तो 6 बार चला जाएगा और ये 0। तो यहाँ से 1 इक्वल टू 160 मिला। और हमें बताना है बड़ा वाला पार्ट, तो बड़ा है 11। तो 1 इक्वल टू 160 है, तो 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 × 160। इसमें दोनों साइड 11 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 × 16 176 और ये 0। ये हो जाएगा लार्जर पार्ट 1760, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक स्टोर कीपर के पास, एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम शक्कर है। उसमें से एक हिस्से को वो 10% प्रॉफिट पर बेचता है और बाकी बचे हुए को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। तो इस तरह से उसे टोटल 18% का प्रॉफिट होता है। तो 20% प्रॉफिट पर बेची गई शक्कर कितने किलोग्राम थी? इस तरह के क्वेश्चन हम मिक्सचर और एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, जब एक पार्ट के लिए प्रॉफिट लॉस दिया गया हो, दूसरे पार्ट के लिए भी दिया गया हो और टोटल प्रॉफिट लॉस भी बताया गया हो। तो पहले पार्ट पर उसे क्या है, पहले वाले पार्ट को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा था वो, ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो पहले पर 10% प्रॉफिट और दूसरे के लिए भी 20% प्रॉफिट। अब इस तरह से बेचने पर उसे टोटल 18% का प्रॉफिट होता है। तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के प्रॉफिट का रेशो निकाल रहे हैं। तो इसमें से इसको मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8। ये 2:8। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार, तो 1:4। अब ये दोनों पार्ट का रेशो मिल गया है 1:4, और टोटल हमें दिया गया है कि टोटल कितनी थी, 100 थी, 100 किलोग्राम। तो हम इन दोनों को प्लस करके 1 + 4 को, 1 + 4 मतलब 5, इसको 100 किलोग्राम के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल ही हो जाएगा वो जितनी शक्कर पहले थी 100 किलोग्राम। तो 5 इक्वल टू 100, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 इक्वल टू 20 आ जाएगा। उसके बाद पूछा है कि 20% प्रॉफिट वाली शक्कर कितने किलोग्राम थी। तो 20% प्रॉफिट का रेशो है 4, तो 1 इक्वल टू 20 है, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 × 4, 20 × 4 80, 80 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर 7 वर्कर्स किसी काम का 2/3 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो कितने और, हाउ मैनी मोर वर्कर्स, कितने और वर्कर्स की ज़रूरत होगी कि बचा हुआ काम एक दिन में फिनिश हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के एक फॉर्मूले से कंपेयर करके हो जाते हैं। मैन डे वाला, ये M1 D1 H1, M मतलब मैन डेज और H मतलब आवर्स, और डिवाइड में हम वर्क लिखते हैं, इक्वल टू M2 H2, या फिर D2 लिख लो, D2 H2 डिवाइड में W2 मतलब वर्क।
जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम यूज़ करते हैं और जो नहीं दी रही होती हैं उन्हें हम हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या 7 वर्कर्स हैं, वर्कर्स मतलब मैन, तो इसमें रखेंगे हम 7 इंटू फिर D1 7 वर्कर्स कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं 4 डेज में, तो डेज की जगह पर लिखेंगे 4 इंटू H1 मतलब आवर्स, यहाँ पर आवर्स की कोई बात नहीं की जा रही तो उसको हम रहने देते हैं, यहाँ से H1 और H2 को काट देते हैं। उसके बाद डिवाइड में W मतलब वर्क, कितना वर्क कर रहे हैं वो 2/3 वर्क कर रहे हैं, तो डिवाइड में 2/3। उसके बाद इक्वल, उसके बाद ये बोला है कि कितने वर्कर्स की और ज़रूरत होगी, तो पहले तो 7 थे ही, उसमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे, तो हम मान लेते हैं कि हमें x वर्कर्स की और ज़रूरत पड़ेगी, तो 7 + x कितने हो गए 7 + x, तो ये m2 की जगह पर हम लिख रहे हैं 7 + x। उसके बाद डेज कितने दिन में फिनिश करना है उन्हें 1 डे में, तो इंटू 1 और डिवाइड में वर्क, बाकी बचा हुआ काम 2/3 काम इन लोगों ने कर लिया 7 वर्कर्स ने, तो 1 - 2/3 टोटल वर्क होता है 1, इसलिए हमने 1 में से माइनस किया, तो 1 - 2/3 आ जाएगा 1/3, तो 1/3 काम ये लोग करेंगे, तो डिवाइड में W2 इसकी जगह पर हमने 1/3 रख दिया। उसके बाद हम कैंसिल करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 बार, ये हो जाएगा 7 × 2 14 इक्वल टू, यहाँ है 7 + x इंटू 1 मतलब 7 + x, इस 7 को हम यहाँ लेके आएंगे तो 14 - 7 7 हो जाएगा इक्वल टू x, मतलब 7 वर्कर्स की और ज़रूरत होगी, 7 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कॉलेज में स्कॉलर्स में से 60% गर्ल्स हैं, स्कॉलर्स मतलब शोध विद्यार्थी, तो हम ये मान लेते हैं कि 60% गर्ल्स हैं, टोटल है 100, उसमें 60% गर्ल्स हैं, मतलब 60% इसकी 60 हो गई, तो बाकी बचा हुआ 40%, तो 40% मतलब 40, 100 का 40% 40 हो जाएगा, ये हो जाएंगी गर्ल्स और ये होगा बॉयज़। अब उसके बाद ईच गर्ल की मतलब हर एक लड़की की एनुअल पॉकेट मनी यहाँ पर दी गई है इतनी, और हर लड़के के लिए इतनी 35,000, तो एवरेज एनुअल पॉकेट मनी क्या हो जाएगी, सभी स्टूडेंट्स का टोटल खर्च का एवरेज निकालना है। तो एक गर्ल का यहाँ पर खर्च दिया गया है 25,000 और टोटल है 60 गर्ल्स, तो सभी का कितना हो जाएगा 60 × 25,000। उसी तरह से एक बॉय का खर्च यहाँ पर दिया है 35,000 और टोटल बॉय है 40, तो सभी का खर्च कितना हो जाएगा 40 × 35,000, 25 × 6 ये हो जाएगा 150, और ये 1 0 और 3 0 1 2 3 और 4 × 35 यह आएगा 140 और ये 1 0 और 3 0 सेम। अब ये लड़कियों का खर्च हो गया, ये लड़कों का खर्च हो गया टोटल, तो टोटल एवरेज निकालना है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मतलब टोटल खर्च सभी स्टूडेंट्स का, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 5 और 0 तो सेम है सब में, ये हो जाएगा 9 2, ये सभी स्टूडेंट्स का खर्च आ गया, एनुअल पॉकेट मनी आ गई सभी स्टूडेंट्स की। तो एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल हमने कितने माने थे 100, तो इसमें 100 से डिवाइड कर दो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आएगा 2 9 और 1 2 3 3 0 आ जाएंगी, ये हो जाएगा 29,000 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस 4 की सेलिंग प्राइस इक्वल टू है बराबर है 5 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस की, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकालेंगे, SP इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो CP इक्वल टू 5 4 को डिवाइड में लेके जाएंगे इसके तो 5/4, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट कितने का 5 - 4 1 का, और किस पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो डिवाइडेड बाय 4 × 100, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है रेनू मीनू सोनू, तीनों कजन्स हैं भाई बहन हैं, रेनू और मीनू की सेम एज है, मतलब जितनी रेनू है उतनी ही मीनू होगी, तो यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं, एक रेनू मीनू
और सोनू, इन दोनों की बराबर है रेनू और मीनू की। तो अगर हम इसकी x मान लेते हैं रेनू की, तो मीनू की भी x हो जाएगी और सोनू के लिए y मान लेते हैं। उसके बाद सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 कजन्स, इन तीनों का एजेस का सम 5 टाइम्स है सोनू के एज के। मतलब अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो x प्लस y, इन तीनों का सम 5 टाइम्स है सोनू की एज से। ये हो गई सोनू की एज y, तो इन तीनों का 5 टाइम्स है, पर हम इक्वल में लिख रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ से x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5y। 2x, इस 5 को हम इस y को हम यहाँ लेके आते हैं तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 4y। तो x अपॉन y का रेशो हम निकालें तो आएगा 4, ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये इसको कैंसिल कर देंगे तो 2/1। तो x रेशो y यहाँ से मिल गया, x अपॉन y का रेशो 2:1। तो रेनू के एज का रेशो आ गया 2, इसका भी 2 हो जाएगा क्योंकि सेम है रेनू और मीनू रेशो, और इसका है y का 1, मतलब सोनू का 1। ये हमने एज मानी थी टोटल, और ये है इन लोगों के एजेस का रेशो। तो जब हम एज में रेशो का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी एज मिल जाएगी। रेनू की एज कितनी हो जाएगी x इंटू 2 मतलब 2x, और मीनू की हो जाएगी 2x, और सोनू की हो जाएगी 1 इंटू वाई मतलब y। अब 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशो चेंज होने वाला है, क्योंकि अब हमें 3 साल पहले देखना है। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x और y का रेशो मिल गया 2:1। तो रेनू, मीनू और सोनू तीनों के एजेस का रेशो क्या हो जाएगा, रेनू और मीनू सेम थी तो 2 है तो इसका भी 2 होगा, और इसका भी 2 रेशो, और इसका 1, क्योंकि सोनू हमने y माना था और y है 1, तो 2:1। तो ये इन तीनों का एजेस का रेशो मिल गया। उसके बाद बोला है कि 3 साल पहले रेनू की एज जो थी वो 3 टाइम्स थी सोनू की एज के। रेनू की एज 3 साल पहले हमें लेना है, तो अभी कितनी है 2। हम कोई भी एक अननोन फैक्टर मान सकते हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक नंबर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि a, तो 2 है तो पूरा नंबर हमने मान लिया कि 2a है, तो रेनू की एज हो गई 2a प्रेजेंट में, और 3 साल पहले लेना है तो -3 कर दिया। ये हो गई रेनू की एज। रेनू की एज 3 टाइम्स है, 3 गुनी है सोनू की एज की, तो सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू की हो जाएगी 1 इंटू ए मतलब a, ये होगी प्रेजेंट में, और 3 साल पहले हो जाएगी a-3। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 9। अब यहाँ से इस 2a को हम यहाँ लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा 3a माइनस 2a, तो a बचेगा इक्वल टू, इस माइनस के 9 को हम यहाँ लेके आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 3 और प्लस का 9, तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 6। अब इस a की वैल्यू 6 हम यहाँ रखेंगे तो तीनों की एजेस हमें मिल जाएंगी, पर क्वेश्चन में पूछा है कि सोनू की एज, सोनू की एज क्या थी, वो तो a ही थी, तो ये हो गई सोनू की एज, और 4 वर्ष के बाद, तो अभी 6 है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 6 + 4 इक्वल टू 10, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ ऑप्शन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।